सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा छठी के भूगोल का प्रथम अध्याय जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी का अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रहों के बारे में व उल्कापिंडों के बारे में। इसके साथ ही हम जानेंगे अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, भारत के अंतरिक्ष संगठन के बारे में। शुरुआत में हम चलते हैं रात्रि के आकाश की ओर। रात्रि के आकाश में रात के समय जब आप आसमान को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चमकीली वस्तुएं नजर आती हैं। इन चमकीली वस्तुओं में कुछ वस्तुएं कम टिमटिमाती हैं और कुछ वस्तुएं ज़्यादा टिमटिमाती हैं, और इनमें से एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट भी हमें नज़र आता है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा का आकार भी घटता बढ़ता रहता है, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी हमें ये गोलाकार नज़र आता है, कभी अर्ध चंद्राकार नज़र आता है। आज हम इसी विषय को पढ़ेंगे कि क्यों ये आकृतियां घटती बढ़ती हैं। रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाले इन सभी पिंडों को, जैसे ग्रह, तारे, उपग्रह, अनेकों जो भी चीजें हमें रात्रि के आकाश में दिखाई देती हैं, उन सभी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। हम देखते हैं कि तारे रात में ही दिखाई देते हैं, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? इसका एक कारण है। इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा कि तारे सिर्फ रात में ही क्यों चमकते हैं। आप सभी को पता है कि तारों का अपना प्रकाश होता है और सूर्य भी एक तारा है। एक एक्टिविटी करते हैं, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्टिविटी में हमें चाहिए एक टॉर्च, एक पेपर जिस पर छेद किए हों, सुई से हम छेद कर लेते हैं इसके ऊपर, और फिर क्या करते हैं कि इस पेपर के ऊपर जब टॉर्च की लाइट डाली जाती है तो अंधेरे कमरे में ये जो बिंदु हैं ये उभरे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन प्रकाश करने पर ये गायब हो जाते हैं। फिर से अंधेरा करने पर ये फिर से हमें उभरे हुए यानी तारे जलते हुए प्रतीत होते हैं। एक बार फिर से हम लाइट ऑन कर देते हैं और ये देखिए किस तरह से ये गायब हो जाते हैं। इसी तरह दिन में प्रकाश होने पर तारे भी हमें नज़र नहीं आते, रात होने पर फिर से ये हमें नज़र आने लगते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से कि ये हमें उभरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। लाइट होने पर ये गायब हो जाते हैं। एक बार फिर से अंधेरा किया और फिर से ये हमें उभरे हुए प्रतीत हो रहे हैं। लाइट होने पर फिर से गायब, यानी ये दिन की स्थिति है और अंधेरा है रात की स्थिति। यानी तारे जो हैं वो सूर्य के उगने पर, सूर्य के दिखाई देने पर हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि उस समय सूर्य की रोशनी में ये क्योंकि बहुत दूर हैं इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देते। सूर्य हमारा सबसे नज़दीक का तारा होने के कारण इसका प्रकाश हमें सबसे अधिक दिखाई देता है। रात को आसमान में दिखने वाला चंद्रमा हमें एक जैसा नहीं दिखता। हर रोज यह अपने आकार को बदल लेता है। कभी यह हमें गोलाकार नज़र आता है, कभी अर्ध चंद्राकार नज़र आता है, और कभी कभी तो यह हमें नज़र भी नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या कारण है? आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। यह जो घटता बढ़ता आकार है चंद्रमा का, इसको कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम अभी इसके विभिन्न आकारों का विवेचन करेंगे कि किस तरह ये आकार हमें दिखाई देता है। बच्चों, चंद्रमा एक उपग्रह है और इसका कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सिर्फ सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है तो फिर हमें ये चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है?
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चंद्रमा का आकार किस तरह से घट और बढ़ रहा है। यह स्थिति न्यू मून की है, यानी अमावस्या की स्थिति है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक पतली पट्टी के रूप में ये दिखाई देता है, और ये कहीं कि दिखाई देता भी नहीं है। अमावस्या की रात को चंद्रमा का थोड़ा सा पार्ट हमें दिखाई देता है, इसको न्यू मून कहते हैं। जब चंद्रमा घूमता हुआ यहां आ जाता है तो थोड़ा सा बड़ा ये दिखाई देता है। फिर घूमता हुआ चंद्रमा जब 90 डिग्री यानी बिल्कुल यहां ऊपर पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा हमें दिखाई देता है, फिर इसका पौना हिस्सा दिखाई देता है, और इस तरह से 15 दिन के बाद हमें ये पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जब चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाता है। सूर्य के सामने होने के कारण उसका पूरा फेस हमें दिखाई देता है, इसलिए हमें ये फुल मून की स्थिति है और ये पूर्णिमा की स्थिति है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा घूमता हुआ बिल्कुल सूर्य के सामने होता है, और वहां से सूर्य की किरणें चंद्रमा के धरातल पर टकराकर पृथ्वी तक पहुंचती है और हमें एक पूरा चांद दिखाई देता है, जिसको हम पूर्णिमा की स्थिति कहते हैं। इसके बाद पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का आकार फिर से घटने लगता है। घटते घटते 15 दिन के बाद हम फिर से पहुंच जाते हैं अमावस्या की स्थिति पर। इसको और अच्छे से समझने के लिए, यह सूर्य है, यह चंद्रमा है, यह पृथ्वी है। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सूर्य स्थिर है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन कर रही है, और यह चंद्रमा को साथ लेकर सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा कर रही है। चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता हुआ पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसी परिक्रमा को समझने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा यहां पर है, यानी यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। तो चंद्रमा के आधे हिस्से पर, क्योंकि चंद्रमा का आधा हिस्सा हमेशा सूर्य के सामने रहता है, तो ये वाला आधा हिस्सा सूर्य के सामने है, और यह जो किरणें हैं वो यहां से टकराकर यहां नहीं पहुंच पाती। आप यहां डार्क, बिल्कुल डार्क देख रहे हैं, क्योंकि जो किरणें हैं वो नहीं पहुंच पा रही है पृथ्वी तक, इसलिए हमें चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। यह स्थिति है अमावस्या की। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि चंद्रमा जो घूमता है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी ऐसे घूमता है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो ऐसे करता है, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। चंद्रमा पहुंच जाता है यहां पर कुछ हिस्सा, चंद्रमा का कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है, और यहाँ पर ये देखिए बहुत सारा हिस्सा इसका डार्क दिखाया गया है, यानी यहां से किरणें टकरा करके यहां नहीं पहुंच पाती, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये देखिए आप, यहां से थोड़ी सी किरणें यहां पहुंच रही है, यानी ये हिस्सा हमें दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्रमा का आधा भाग प्रकाशित रहता है, लेकिन पृथ्वी तक उसका कितना हिस्सा पहुंच पाता है वो हमें चंद्रमा दिखाई देता है। इसके बाद चंद्रमा परिक्रमा करता हुआ यहां तक पहुंच जाता है, और यहां ऐसी स्थिति बनती है कि आधा चंद्रमा हमें नजर आता है, क्योंकि यहां से किरणें टकरा करके पृथ्वी तक पहुंचती है। आधे हिस्से से किरणें टकराकर पृथ्वी तक पहुंचती है, और आधा हिस्सा अभी भी हमें दिखाई नहीं देता। इसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि चंद्रमा यहां पहुंच जाता है, सूर्य की किरणें यहां टकराती है, इस हिस्से में टकराती है, और ये देखिए आप, बहुत बड़ा हिस्सा हमें सूर्य का, चंद्रमा का दिखाई देने लगता है। इसके बाद चंद्रमा पहुंच जाता है बिल्कुल सूर्य के सामने, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर जितनी सूर्य की रोशनी पड़ती है, जितने भाग में सूर्य की रोशनी हमेशा पड़ती है, वो सारा भाग हमें दिखाई देने लगता है, यानी चंद्रमा हमें गोल नजर आता है, और यह स्थिति है पूर्णिमा की स्थिति। इसके बाद पूर्णिमा के बाद इसका आकार फिर से घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बार फिर से सारा फेस हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा अभी भी किरणों को परावर्तित करके पृथ्वी तक नहीं भेज पाता। धीरे धीरे चंद्रमा का आकार घटने लगता है। यहां आने पर यह फिर से हमें आधा दिखाई देता है, और
जब यहाँ पहुँच जाता है तो एक बार फिर से अनावश्यक स्थिति बन जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चंद्रमा की घूर्णन और इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण इसका आकार जो है हमें घटता हुआ या बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, और इन्हीं को कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। धन्यवाद। इन खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को खगोलविद कहते हैं। प्राचीन भारत में भी एक खगोलविद हुए हैं जिन्होंने अपने आविष्कारों से संपूर्ण मानव जाति का भला किया है। वो हमारे भारतीय खगोलविद थे आर्यभट्ट। जो व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उन्हें अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाकर अनुसंधान करते हैं और नई नई जानकारियां जुटाते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोनॉट गए थे चंद्रमा पर, जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वे चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 21 जुलाई 1969 को मानव ने यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि भारत का कोई ऐसा व्यक्ति है जो चंद्रमा पे गया हो? अब हम जानेंगे कि कौन से भारतीय अंतरिक्ष में गए हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। इनमें नाम जुड़ जाता है कल्पना चावला व सुनीता विलियम्स का भी। ये दोनों भारतीय मूल की थीं और इन्होंने भी अंतरिक्ष में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में क्या करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं स्पेस स्टेशन जिसकी वो मरम्मत कर रहे हैं। एक अंतरिक्ष यान को किस तरह से प्रक्षेपित किया जाता है, किस तरह से अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, उसकी एक झलक देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। अंतरिक्ष में पहुँचने पर ये जो यान है और इसमें बैठे जो यात्री हैं, ये अनुसंधान कार्य करते हैं। अंतरिक्ष में जा कर के बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं, नई नई चीज़ों की जानकारियाँ हमें मिल पा रही हैं और सभी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों की जानकारियाँ भी हमें समय समय पर मिलती रहती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने भी एक बड़ी छलांग लगाई है और भारत का भी बहुत बड़ा नाम है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत का झंडा गाड़ा है वो है इसरो। इसरो के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने सबसे लंबी स्पेस वॉक करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। और ये देखिए आप स्पेस में ये दिखा रही हैं कि किस तरह से आप खड़े खड़े लेट भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होता बच्चों, ग्रेविटी नहीं होती, यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। इसलिए वहाँ पर आप चलते नहीं बल्कि उड़ने लगते हैं। ये देखिए सुनीता विलियम्स किस तरह से सोई हुई हैं, अपने नाइट जो स्लीपिंग बैग है उसमें सोई हुई है, लेकिन सोते हुए भी आपको एहसास नहीं होता कि आप सोए हुए हैं। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स ने बहुत सारे दिन बिताए, लगभग 165 दिनों तक वो रही और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। ये देखिए वो किस तरह से बाहर आ रही हैं और आपको दिखा रही है कि अंतरिक्ष में जीवन कैसा होता है, वहाँ पर अगर हम चले जाएं तो हमारे साथ कैसा होगा। ये देखिए बाहर आने के लिए, और इसके बाल भी आप देख सकते हैं, सुनीता विलियम के लैपटॉप देख सकते हैं, बाल भी खड़े हैं क्योंकि ग्रेविटी बालों पर भी काम नहीं कर रही है। ग्रेविटी है ही नहीं तो काम कैसे करेगी। और अब वो बाहर आ रही है अपना जो सोने का कमरा है वहाँ से, और बाहर आके वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। ये देखिए आप दूसरे रूम में प्रवेश करते टाइम भी ये देखिए किस तरह से उल्टी भी वो जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि ग्रेविटी जब नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण बल जब काम नहीं करता तो आप उड़ने लगते हैं, आप भार विहीन हो जाते हैं। ये देखिए ये अंतरिक्ष स्टेशन है जहाँ पे वो गई हुई है। दूसरे कमरे में जाने के बाद वो अभी आपको दिखाएगी।
ये देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स की हुई है। अगर चीज़ों को खुला छोड़ दिया जाए तो वो हवा में उड़ने लगती हैं। अब वो अपना बॉक्स ओपन कर रही है, जिसमें से उसने टूथपेस्ट निकाल रही है, और टूथपेस्ट के बाद अपने बालों में कैसे कंघी कर रही है, और बाल फिर भी खड़े के खड़े हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में जीवन कैसे होता है। अब देखिए वहाँ पर पेस्ट कैसे की जाती है। टूथपेस्ट को जब वो निकाल रही है तो नीचे करने की उसको ज़रूरत नहीं है, ऊपर से भी आप ये ऊपर से भी लगा लिया है, ये देखिए। क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल होता है तभी कोई चीज़ नीचे गिरती है, नहीं तो वो हवा में उड़ती रहेगी। अब पानी देखिए किस तरह से, पानी की बूंदें, ये देखिए, कोई भी चीज़ अगर छोड़ दी जाती है तो वो हवा में उड़ने लगती है। हवा तो है नहीं, उड़ने लगती है। अब यहाँ पे देखिए पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रही है, और पानी की बूंदें किस तरह बबल्स के रूप में बन गई हैं और उनको सुनीता विलियम्स अपने मुंह में ले रही हैं। ये देखिए कितना अद्भुत ये सब कुछ है। पानी का एक बड़ा सा बबल है, और ये देखिए, तो बहुत ही अद्भुत। भारत में भी एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कहा जाता है। संक्षेप में इसको इसरो कहा जाता है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं, और भारत के जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं उनको इसरो ने सफलतापूर्वक संचालित किया है। इसरो के प्रमुख है के सिवन। क्या आप बता सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती तो क्या होता? अगर सूर्य प्रकाश और ऊष्मा हमें नहीं देता तो क्या होता? अब हम रात्रि के आकाश में विभिन्न तारों द्वारा बनाई जाने वाली आकृतियों के बारे में जानेंगे। रात में आकाश को निहारते समय हमें तारों की अनेकों आकृतियां नजर आती हैं। इन्हीं आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर इसी तरह के नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से सबसे जल्दी पहचान में आने वाला जो तारामंडल है उसको हम कहते हैं सप्तऋषि। ये 7 तारों का एक समूह है, जो भारत के 7 ऋषियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है सप्तऋषि। प्राचीन समय में जब दिशा निर्धारण के यंत्र नहीं होते थे, तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमसे जो पहले वाली पीढ़ियां थी, वो दिशा निर्धारित करने के लिए एक टेक्निक का यूज करती थी। किस तरह से वो टेक्निक का यूज करते थे कि उत्तर में एक तारा होता है जो हमेशा उत्तर में रहता है, वो जो अपना स्थान कभी भी नहीं बदलता। इसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारे की पोजीशन को देखने के लिए हमेशा हमें क्या करना है, नक्षत्र मंडल के जो संकेतक तारे हैं, यानी जो प्रथम 2 तारे हैं, उनकी सीध में देखना है, और वो हमेशा हमें ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। क्या ग्रह और तारे दोनों टिमटिमाते हैं? अगर ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं है तो वह क्यों चमकते हैं? क्या सूर्य की तरह अन्य तारों का भी अपना परिवार है? रात के खुले आकाश में क्या आप एक तरफ से दूसरी तरफ फैली हुई एक सफेद पट्टी को देख पाते हैं? इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। प्राचीन भारत में इसका मतलब होता था प्रकाश की नदी, प्रकाश के बहाव की नदी, इसलिए इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। हमारा सौर मंडल भी इसी आकाशगंगा का एक भाग है। ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएं हैं।
लाखों आकाश गंगाएं हैं। इसलिए पूरे ब्रह्मांड के साइज का पता लगाना, के आकार का पता लगाना लगभग असंभव है। लेकिन वैज्ञानिक या ये कहिए कि खगोल शास्त्री व जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो इस संबंध में अनेकों अनुसंधान कर रहे हैं और नित्य नई नई खोजें हो रही हैं। सूर्य, ग्रह, अनेकों उपग्रह व अनेक खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिल करके बनाते हैं सौर परिवार, जिसको हम सौर मंडल कहते हैं। इस परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। सूर्य इस परिवार का मुखिया होता है। मुखिया क्यों होता है? कि सभी जो ग्रह हैं और जितने भी उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह सभी एक साथ सूर्य का चक्कर लगाते हैं। प्राचीन रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर परिवार कहा जाता है। सौर शब्द से क्या आप कुछ और शब्द बना सकते हैं? सूर्य इतना अधिक गर्म होने के बावजूद, वह धरती के सबसे निकट का तारा होने के बावजूद यह हमें इतना गर्म क्यों नहीं लगता? इसका एक प्रमुख कारण है कि यह पृथ्वी से बहुत दूर है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। यह दूरी बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी सूर्य हमारा सबसे नज़दीक का तारा है। अब हम जानेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह संख्या में 8 हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखें तो ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अपनी धुरी के ऊपर रोटेट कर रहे हैं और इसी तरह रोटेट करते हुए ये सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक भी है। इनको याद रखने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है, जो है माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस तरह से इस सेंटेंस में प्रयोग जो हुए हैं वर्ड्स, उनके पहले लेटर्स से आप बना सकते हैं। एम से मरकरी यानी बुध, वी से वीनस यानी शुक्र, ई से अर्थ यानी पृथ्वी, एम से मार्स यानी मंगल, जे से जुपिटर यानी बृहस्पति, एस से यानी शनि सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। इस तरह इस आसान ट्रिक से हम सूर्य से दूरी के क्रम में इनको याद कर सकते हैं। हम एक ग्रह की परिक्रमण गति के बारे में जानेंगे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है। चर्चा करते हैं हमारे अपने ग्रह, जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और जीवन संभव होने का एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पर पानी व वायुमंडल की उपलब्धता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी को आसमान से देखने पर यह नीली प्रतीत होती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहाँ पर दिन होता जाता है, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं रहता वहाँ पर,
क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहाँ रात की स्थिति होती है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश गिरता है वो दिन होता है और उसका आधा भाग रात्रि में रहता है। पृथ्वी के किसी भाग से खड़े होकर देखने पर हमें लगता है कि सूर्य चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारी पृथ्वी है जो घूम रही है अपने अक्ष के ऊपर। इसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी कहते हैं। एक बार फिर से अंधेरा हो जाता है, यानी सूर्य हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें दूसरे हिस्से में चली जाती हैं, दूसरे हिस्से में दिखाई देता है। सुबह के समय जब सूर्य पृथ्वी अपने घूर्णन को पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो सूर्य हमें फिर से दिखाई देता है। सूर्य हमें चलता हुआ प्रतीत क्यों नहीं होता है, इसको समझते हैं। आप ट्रेन में चढ़े होंगे, ट्रेन में जब आप चलते हैं तो आप चल रहे होते हैं, लेकिन हमें ट्रेन में बैठे बैठे ये लगता है कि हमारे सामने की चीज़ें चल रही है, पेड़, बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें हमें चलती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह चलती पृथ्वी है और हमें लगता है कि यह सूर्य है जो चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन कर रही है। पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य के सामने आती जाती है और फिर जो रात और दिन बनते हैं। हम देख सकते हैं कि टॉर्च की जो लाइट है वो एक जगह पर डालने पर, यानी खड़ी अगर लाइट डालेंगे तो वो हमें गोल प्रतीत होगी और ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। तिरछी होने पर परछाई लंबी बनती है और प्रकाश कम होता है। इसी तरह जब सूर्य सुबह उगता है तो उसकी जो किरणें हैं वो हमारे ऊपर तिरछी पड़ती हैं और हमें ज़्यादा गर्मी का अनुभव नहीं होता। धीरे धीरे सूर्य हमें पृथ्वी का हमारा जो हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं वो सूर्य के सामने आता जाता है और गर्मी महसूस होती है, और सूर्यास्त के समय फिर से ये किरणें टेढ़ी पड़ने लगती हैं, तिरछी पड़ने लगती हैं और हमें कम गर्मी का अनुभव होता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु भी उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्यारे बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। वह इसका सहचर भी है, यानी इसके साथ रहता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एड्यूसेट इत्यादि हैं। क्षुद्र ग्रह, बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों की। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद यहीं से टूटकर अलग हो गए थे। अब बात कर लेते हैं उल्का पिंडों की। उल्का पिंड पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कई बार ये पृथ्वी के नज़दीक भी आ जाते हैं। ज़्यादातर बार ये उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये पृथ्वी तक पहुंच भी जाते हैं।
एक ताज़ा आकाशीय घटना के अनुसार अभी अभी एक एस्ट्रॉयड 2020 धरती के समीप से गुजरेगा। इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत आकाशीय पिंडों के बारे में आपकी जो उत्सुकता थी संभवतः वो और बढ़ गई होगी। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको उन सभी अखबारों की कटिंग एकत्रित करनी है जिसमें खगोलीय पिंडों का जिक्र हो। धन्यवाद।